हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों आज है 4 फरवरी और आज से आईआईबीएफ की वेबसाइट पर डीबीएफ, जैब और कैब एग्जाम के लिए मई मंथ के अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो लेट फीस से बचिए और अगर आप मई मंथ का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और उसी के साथ आज हमने भी 4 फरवरी से ही अपने बैच को स्टार्ट कर दिया है। डीबीएफ के लिए स्पेसिफिक बैच रहेगा जिसको आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप पर विजिट करके अवेल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है हैप्पी, और इससे जो बैच की कॉस्ट है वो हो जाएगी 0 और उसके बाद आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट ओरिएंटेशन वीडियो के अंदर बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम होता है, और उसके बाद मैंने बताया था कि हमारा जो फर्स्ट बैच होगा वो मॉड्यूल वाइज होगा और पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बैच को पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम से। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हर एक बुक को, हर एक पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिनको मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल ए, बी, सी और डी। और इसी प्रकार से मैंने भी मॉड्यूल वाइज बैच लॉन्च कर दिए हैं आपके लिए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम के मॉड्यूल ए का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये हमारी कंटेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्लास रहेगी। इससे पहले जस्ट ओरिएंटेशन क्लास की थी हमने, जिसके अंदर सिलेबस के बारे में जाना था। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, मैंने अभी बताया था 4 मॉड्यूल है, ए बी सी डी। हर एक मॉड्यूल के अंदर एक नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, टोटल 45 चैप्टर्स हैं। अगर हम मॉड्यूल ए के अंदर बात करते हैं, यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको कितने चैप्टर कवर करने को मिलेंगे, तो 11 चैप्टर कवर करने को मिलेंगे। मॉड्यूल बी के अंदर 8 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर कवर करेंगे। मॉड्यूल सी के अंदर 9 चैप्टर हैं तो 9 चैप्टर कवर करेंगे। और मॉड्यूल डी सबसे लेंथी है, 17 चैप्टर है यहाँ पर। तो जब ये स्टार्ट करेंगे तो वहां पर 17 के 70 चैप्टर करेंगे और टोटल 45 चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद पढ़नी है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी इन द प्री ब्रिटिश पीरियड। फोर्थ हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। एंड लास्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। ये 5 टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले मैं आपको एक इकोनॉमिस्ट के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है अंगस मैडिसन। अंगस मैडिसन, ये नाम आपको याद रखना है। अंगस मैडिसन कौन है? ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1926 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ 2010 के अंदर हुई थी। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में? क्योंकि इन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपनी बुक में काफी सारी जानकारी दी है। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियम प्रोस्पेक्टिव। ए मिलेनियम प्रोस्पेक्टिव। द वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्होंने काफी कुछ जानकारी दी है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इन्होंने क्या जानकारी दी है? इन्होंने जानकारी दी है कि 1000 एडी के अंदर इंडिया और चाइना का ग्लोबल जीडीपी के अंदर 50.5% शेयर होल्डिंग थी। 50.5% शेयर होल्डिंग थी। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे विकास हुआ। तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया है, अंगस मैडिसन ने, कि 1000 ईडी के पास ग्लोबल जीडीपी के अंदर इंडिया और चाइना का मिलाकर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो था 50.5%।
50.5%। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 1600 एडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो टोटल परसेंटेज था इंडिया और चाइना का वो 2% से बढ़ गया और टोटल हो गया हमारा 52%। लेकिन यहां पर चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया और हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। तो चाइना का कंट्रीब्यूशन घटकर कितना रह गया था, 29% रह गया था आउट ऑफ 52 और इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया था, 23 हो गया था, 23 हो गया था। और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट एडी के अंदर चलते हैं अगर 1700 एडी, तो 1700 एडी से हमें अगर देखने को मिलता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा और बढ़ गया और बढ़कर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 24.4%। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम यहां पर थोड़ा सा टाइमिंग पर ध्यान दें तो 1600 के अंदर ही, 1600 एडी के अंदर ही जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया के अंदर आए थे। क्या करने के लिए आए थे, मेजरली वो ट्रेड करने के पर्पज से आए थे इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पर आते ही उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं किया था, तो वो सबसे पहले यहां पर ट्रेड के पर्पज से आए थे और उन्होंने अपने ट्रेड पोस्ट बनाने स्टार्ट किए थे। कहां कहां पर ट्रेड पोस्ट बनाए थे, उन्होंने मद्रास में बनाए थे, सूरत के अंदर बनाए थे, उन्होंने अपना बॉम्बे के अंदर जो ट्रेड पोस्ट थे वहां पर ट्रेड पोस्ट बनाने स्टार्ट किए थे। और आगे चलकर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। तो 1700 तक आते आते उन्होंने आगे चलकर, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो तो बक्सर का जो वॉर था, बक्सर का युद्ध था, उसके बाद इन्होंने प्लासी का युद्ध था, वो सब जीता था। और उसके बाद जो 1857 का रिवोल्ट था, 1857 की क्रांति थी, वो युद्ध इन्होंने जीता था। और उसके बाद इन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। उस कंट्रोल का जो आउटकम था वो क्या रहा, उस कंट्रोल का आउटकम ये रहा कि 1820 के अंदर, 1820 के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन घट गया। कहां पर हमारा 24.4% था 1700 के अंदर, आगे चलकर हमारा कितना हो गया, 16.1% रह गया, हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया। कम होने का रीजन क्या था, ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी, ब्रिटिश की कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज थी इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, उन पॉलिसीज की वजह से इंडिया का ग्लोबल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन घटकर कितना रह गया, 16.1% रह गया। अब जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्यों सफर कर रही थी ब्रिटिश राज के अंदर, क्योंकि जो पॉलिसीज थी उन्होंने अपने अपने बेनिफिट के लिए बनानी स्टार्ट की थी और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लोगों के लिए वो किसी भी प्रकार की अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाती थी। तो यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन घटना स्टार्ट हो गया था। जो पॉलिसीज थी, पॉलिसीज दैट हिंडर्ड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इंडस्ट्री जो थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहां पर वो प्रोड्यूस नहीं करते थे, यहां से वो रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करते थे और अपने ब्रिटिश के अंदर लेकर जाते थे और वहां पर जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे और फिर अदर कंट्रीज में और इंडिया के अंदर वो क्या करते थे, फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडिया तो केवल रॉ मटेरियल के लिए हब बनकर रह गया था, तो यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फेमाइंस यानी कि अकाल पड़ जाना, क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर ने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के अंदर कैश क्रॉप्स पर ज्यादा फोकस कर दिया था, कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहा जाता था। जो फूड क्रॉप्स थी उनको उगाने के लिए मना कर दिया गया था, तो उसकी वजह से कई बार क्या हुआ, ड्रोट हुआ, सूखा पड़ गया और उसकी वजह से जो फूड्स था वो पैदा नहीं हो पाया और हमें फेमाइंस का सामना करना पड़ा। और जो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर था उस पर भी ब्रिटिशर ने फोकस बंद कर दिया था करना, जिसकी वजह से हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ठीक है, और हॉस्पिटल्स पर, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और जब डिसीज आउटब्रेक्स होती थी तो उसमें भारी नुकसान होता था। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी सफर कर रही थी। और जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल था, उसका तो एक्सप्लॉयटेशन जारी ही था स्टार्टिंग से। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट, ठीक है, बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर कहा गया है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इंडियाज इकोनॉमी सफर ड्यू टू, तो इंडियन इकोनॉमी
को जो नुकसान हो रहा था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पॉलिसीज थी, पॉलिसी दैट हिंडर्ड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो पॉलिसीज ऐसी थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती थी, क्योंकि यहां पर हम फाइनल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते थे। हम मतलब ब्रिटिशर्स वो यहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे और ब्रिटिश में भेजते थे, जिसकी वजह से यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो यहां पर प्रोडक्शन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंट फेमाइंस, फेमाइंस यानी कि अकाल पड़ जाना, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, वो भी था। फूड की शॉर्टेज रहती थी। उसके बाद कई बार महामारी फैल जाती थी, डिसीज फैल जाती थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था वो था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये रीजंस थे इंडियन इकोनॉमी के सफर होने के। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक सिनेरियो, कि जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो इंडिया जो आजाद हुआ था 1947 के अंदर हुआ था, और उस टाइम पर जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल उसकी कंडीशन जो थी बैड हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म कर दिया था इंडिया के अंदर से। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो रोड वगैरह है, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह है, कनेक्टिविटी है, वो भी नहीं थी। वो भी बस पोर्ट तक थी ताकि ब्रिटिशर जो है रॉ मटेरियल को अपनी कंट्रीज के अंदर लेकर जा सके। उसके बाद जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन किया गया था और प्रोडक्शन ना के बराबर था। तो वहां पर स्टैग्नेशन आ गया था। प्रोडक्शन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन रुक जाना, प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाना। तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा था जब इंडिया आजाद हुआ था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन फेस द मेजर चैलेंजेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। उसी के लिए हमने आगे चलकर क्या किया था, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें, ग्रो कर सकें। अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी की जब स्टार्टिंग में 1000 एडी के आसपास क्या था कि इंडिया और चाइना का जो ग्लोबल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था वो 52% तक पहुंच गया था। लेकिन जब हम 47 में पहुंचे तो 47 में पहुंचते पहुंचते इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल 3% रह गया था ग्लोबल जीडीपी के अंदर। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, पहले 33% हुआ करता था, अब 3% से भी कम हो गया था। तो कहां 23 था हमारा और कहां हम ओनली 3 पर रह गए। तो इतना हम डाउनग्रेड हो गए थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन कितना था इंडियन इकोनॉमी का, तो हमारे 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है इंडस्ट्रीज और टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है सर्विसेज। तो 1950 आजादी के बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी। हमारा पूरा का पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर था और मोस्टली सारी की सारी पॉपुलेशन को, मोस्टली पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 53.1% था, इंडस्ट्रीज का 16.6% था और सर्विस सेक्टर का 30.3% कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी के अंदर। एग्रीकल्चर वाज द डोमिनेंट सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था किसका था, एग्रीकल्चर का था। लेकिन 1980-81 के अंदर जो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर था, एग्रीकल्चर था, उसका कंट्रीब्यूशन घट गया और वो 36.1% रह गया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़कर 25.9% हो गया। और यहां पर सर्विस सेक्टर के अंदर भी काफी उछाल आया और यहां पर सर्विस सेक्टर ने लीड करना स्टार्ट कर दिया, 38% तक कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। ये सारा सिनेरियो था पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट सिचुएशन में। तो करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? तो करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी की रैंकिंग 3rd है। इंडियन इकोनॉमी की रैंकिंग क्या है, 3rd है। और अगर हम ग्लोबली जीडीपी बेस्ड
नॉमिनल जीडीपी बेस्ड अगर हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस नंबर पर आती है, तो इंडियन इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भले ही आप जो जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, किस साइज की जीडीपी है, उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप फाइव जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, तो उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो सबसे पहले आता है यूएसए। यूएसए नंबर 1 पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चाइना, उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की जो इकोनॉमी है जापान है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं जर्मनी है। और फिफ्थ पर प्रेजेंट में कौन सी है, इंडिया है। और सिक्स्थ पर अगर मैं बात करूं तो यूके यूनाइटेड किंगडम है, और सेवंथ पर आपकी फ्रांस है, सेवंथ पर आपकी क्या है, फ्रांस है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि इंडिया फिफ्थ नंबर की इकोनॉमी कब बनी, तो 2022 के अंदर 2022 के अंदर इंडिया ने सरपास कर दिया था यूके को, और 5वें नंबर की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड के अंदर, 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई। और अगर हम आईएमएफ के आंकड़ों को देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों को देखें, उसकी प्रोजेक्शंस को देखें, तो 2025 के अंदर ही इंडियन इकोनॉमी 5वें पायदान से उछलकर चौथे पायदान पर पहुंच जाएगी, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते होते। और अगर मैं बात करूं और फ्यूचर की, तो 2028 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, 2028 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें इंडिया चौथे या 5वें नंबर से खिसक कर किस पर पहुंच जाएगा, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगी। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया थर्ड नंबर की इकोनॉमी किसके केस में, जीडीपी के केस में, इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी कब बन जाएगी, तो 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक बन जाएगी। और चौथे नंबर की इकोनॉमी कब तक बन जाएगी, तो चौथे नंबर की इकोनॉमी इसी साल होने की संभावना है। मोस्ट प्रोबेबली ईयर के एंड तक आते आते इंडियन इकोनॉमी फोर्थ नंबर की बन जाएगी। प्रेजेंट में कौन से नंबर की है, तो प्रेजेंट में जीडीपी के मुकाबले में 5वें नंबर की है। और परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी की टर्म में इंडियन इकोनॉमी थर्ड नंबर की है। ये याद रखना है आपको। और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। इसके हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, 4-5 एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये एमसीक्यू की सीट भी मैं वहीं पर वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा। तो ये अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप ऐप पर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है और जो क्विज हैं वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे, उनको यूट्यूब पर लाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू अंगस मेडिसन database, what was the combined contribution of India and China to the global GDP in 1000 AD? तो इंडिया और चाइना का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था वो था 50.5%। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय 1700 AD what was the India's contribution to the global GDP? तो यहां पर 1700 एडी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी का वो था 24.4%। इसके बाद घटना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनिज्म की वजह से, ब्रिटिश कंट्रोल की वजह से घटना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1820? यहां पर घटना स्टार्ट हो गया था फॉलोइंग द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से इंडिया की जीडीपी 1820 के अंदर कितनी थी? तो 1820 के अंदर हमारी जो इकोनॉमी का साइज हो गया था 16.1%।
16.1%। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इतनी डूबी हुई क्यों थी, उसके क्या रीजंस थे। तो यहां पर कुछ रीजंस दिए गए हैं, उनका राइट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये रीजन था, बिल्कुल सही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बिल्कुल सही है, इसकी वजह से भी डाउन हो रखी थी। थर्ड है हाई ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये नहीं था, यहां तो लो था, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इररिस्पांसिबिलिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल ये भी सही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेल्थ पर एजुकेशन पर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इंफ्रा पर ध्यान नहीं दिया था, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को वो निग्लेक्ट कर देते थे। तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या सही बना, 1, 2 और 4, और ये कॉम्बिनेशन कहां पर मैच हो रहा है, आपका ए ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी वेयर डज द इंडियाज रैंक ग्लोबली इन 2024 और 25 में भी यही सेम है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है, थर्ड है इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और इन टर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी के टर्म में क्या है, प्रेजेंट में फिफ्थ है, आगे चलकर फोर्थ हो जाएगी और 2028 तक क्या हो जाएगी, थर्ड होने की संभावना है। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। फर्स्ट से लेकर 6 तक आपको याद रखना है। तो आई होप आपको यहां तक क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए, अगर नीचे क्विज आ गया है वीडियो के नीचे, तो क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिए और इसकी पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और चीजें समझ में भी अच्छे से आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।